and welcome my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the डिप्रेशंस. हम लोग पढ़ रहे थे अब तक की जो CNS डिसऑर्डर्स है डिफरेंट टाइप के, उसको हमने पढ़ा था. तो आज हम बात करेंगे CNS डिसऑर्डर्स में डिप्रेशंस की. डिप्रेशन आपने सुना भी होगा कि डिप्रेशंस या एक एंजाइटी एक डिप्रेशन, दो चीज़ें आपने सुनी होगी. डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है कि डिप्रेशंस में क्या है कि कोई कंडीशंस या कोई ऑपरेशंस होने के बाद में, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, उसके बाद में जो हमारे मेंटली कंडीशन बनती है वो डिप्रेशन है. और किसी के होने से पहले जो चिंता बन रही है, जो हमें उसका फियर लग रहा है, वो क्या है? एंजाइटी है. ठीक है, तो डिप्रेशंस को देखते हैं. डिप्रेशंस एक मेंटल डिसऑर्डर्स है. Depression is a psychiatric disorders which is consistently characterized by the sad, depressive mood, loss of interest, pleasures in various activity. या डिप्रेशन क्या है? एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट्स होता है वो काफ़ी सैड महसूस करता है, डिप्रेस मूड हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता है. साथ में क्या होता है कि वो आपका डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी होती हैं उसमें भी इंटरेस्ट और प्लेजर नहीं ले पाता है. द लाइफ टाइम अक्रेंस रेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अबाउट द 17%. 17% यानी 17% चांसेस होते हैं डिप्रेसिव पेशेंट्स के लोगों के होने के लिए. जबकि हम देखें तो आल्थो डिप्रेशंस कैन अकर्स एट एनी एज. जैसा डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन द हाईएस्ट रेट इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर्स के बीच में ज़्यादा चांसेस ऑफ डिप्रेशन के देखे गए हैं. The incidence of depression is about the 2 to 3 times more common in the female as compared to the males. ये मेल्स फीमेल्स में आपका डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा दे गए हैं, 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल. माइनर डिप्रेशंस ड्यू टू एन अनप्लीजेंट हैपनिंग सच एज ए फेलियर इन एग्जामिनेशंस. मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसी ऑपरेशंस हो चुका है और उस ऑपरेशन के रिजल्ट की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है वो क्या होता है? डिप्रेशंस की बनी होती है. क्यों हो रहा है कि मेजर डिप्रेशंस ड्यू टू द अनप्लीजेंट हैपनिंग. कोई बहुत अच्छी हैपनिंग, कोई अच्छी घटना नहीं घटी हुई है, दुर्घटना ऐसी कोई घट गई हो जिसकी, जैसे कि फेलियर इन एग्जामिनेशन, कोई व्यक्ति फेलियर हो गया एग्जामिनेशन में तो उस वजह से भी उसको डिप्रेशन में जा सकता है. लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका जो जॉब है वो जा चुकी है, उसकी वजह से भी वो आपका डिप्रेशन में जा सकता है. फाइनेंशियल लॉस हो चुका है या फिर कोई बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ है. तो ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन में पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. माइनर डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हाउएवर द सच डिप्रेशन इज ए शॉर्ट एंड सेल्फ लिमिटिंग. अगर कुछ डिप्रेशन की बात करें, लिमिटिंग डिप्रेशन की बात करें, माइनर डिप्रेशन की बात करें, तो ये हमारे पार्ट और लाइफ का एक पार्ट होता है. लेकिन ये डिप्रेशंस अगर शॉर्ट टाइम तक बना रहता है और हम सेल्फ लिमिटिंग यानी खुद ही ये डिप्रेशन ठीक हो जाता है, खुद ही ठीक हो जाता है. When the depressive symptoms with the functional impairment, psychomotor disturbance, feeling of hopelessness, suicidal thought, and these symptoms persist for 2 months or longer, they indicate major depressions. अगर ये डिप्रेशन सिम्टम्स जो हैं वो आपके फंक्शनल इम्पेयरमेंट करते हैं, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस करते हैं, और साथ में जो हमारी मतलब होपलेसनेस है, मतलब निराशा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सुसाइडल थॉट किसी व्यक्ति में आते हैं, तो ये जब चीज़ें अगर 2 महीने या 2 महीने से ज़्यादा लॉन्गर चलती है तो उस कंडीशन को हम मेजर डिप्रेशन कह सकते हैं. क्या कंडीशंस? डिप्रेसिव सिम्टम्स विद ए फंक्शनल इम्पेयरमेंट. फंक्शनल इम्पेयरमेंट मतलब खाना नहीं खा रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये सब फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो गए हैं. साइकोमोटर डिस्टर्बेंस मतलब किसी से बात नहीं करना है, अकेले में रहना पसंद कर रहा है. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस मतलब निराशा है, अपने आप फीलिंग, उसको निराशा, बहुत ज़्यादा जीवन में निराशा जैसी फीलिंग होने लगी है. साथ में क्या है कि आपका सुसाइडल थॉट भी कंटिन्यू आ रहे हैं. दीज सिम्टम्स परसिस्ट फॉर ए लॉन्गर मंथ, 2 months और लॉन्गर, एंड दे इंडिकेट द मेजर डिप्रेशंस. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशंस तो अगर 2 मंथ तक अगर ये सभी सिम्टम्स कंटिन्यू किसी की मेंटेन है तो वो बाद में माइनर डिप्रेशंस होता है, वो आपका मेजर डिप्रेशन में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो अगर लॉन्ग टाइम तक ये बनी हुई है तो ये मेजर डिप्रेशन में, ये कंडीशन मेजर डिप्रेशन में चेंज हो जाएगी. इट मे बी ट्रिगर्ड बाय द हाई स्ट्रेस, अनप्लीजेंट इवेंट्स एंड इवन सम ड्रग्स. और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हाई स्ट्रेस ले रहा है और अनप्लीजेंट इवेंट्स, कुछ और भी ऐसी घटनाएं और घट रही हैं,
तो और कुछ ऐसी ड्रग भी होती हैं, या तो कुछ स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है, या अनप्लीजेंट कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इवेंट्स हो रही हैं, या फिर कुछ ड्रग के कारण भी ये डिप्रेसिव स्टेट होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशंस। क्या क्या क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं? इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटी, हॉबीज, वर्क, सैड डिप्रेशन मूड, स्पेल ऑफ बीपिंग एंड क्राइंग, प्रेजेंस इंटेंस होपलेसनेस, फीलिंग ऑफ गिल्ट आर इम्पोर्टेंट इमोशनल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशंस। डिप्रेशन की बात करते हैं, इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटी। जो नॉर्मल हमारी दिनचर्या हैं उनमें जो व्यक्ति डिप्रेशन का है वो आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, उसमें रुचि नहीं ले पाता है। तो इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर्स इन यूजुअल एक्टिविटी, नॉर्मल दिनचर्या की जो एक्टिविटी हैं उनमें रुचि ना ले पाना। हॉबीज़ एंड वर्क एंड सैड डिप्रेशन, जो उसकी हॉबीज़ हैं, जो हॉबी थी उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जो वो काम करता था उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सैड डिप्रेसिव मूड हो गया है। स्पेल्स ऑफ वीपिंग एंड क्राइंग, मतलब कुछ देर के लिए रोता है और कुछ देर बाद वो रोता है, कुछ मतलब हर एक एक घंटे में वो रो रहा है या चिल्ला रहा है, ये कंडीशन बन जाती है। प्रेजेंस ऑफ इंटेंस होपलेसनेस, बहुत ज़्यादा निराशा उसके अंदर आ गई है। फीलिंग ऑफ गिल्टी, अपने आप को मतलब बहुत दोषी समझ रहा है, अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही है कि मैं ही अपने इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये सभी जो सिम्टम्स होते हैं ये इमोशनल सिम्टम्स हैं डिप्रेशंस के। फिजिकल सिम्टम और डिप्रेशन की बात करें तो मेनी क्रोनिक फैटिगी, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है उस पेशेंट के लिए। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपने आप अंदर महसूस नहीं करेगा। पेन यानी हेडेक की कंडीशन में होती है। इंसोनेमिया और हाइपरसोनिया, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सोएगा या तो कम सोएगा, दोनों कंडीशन बनी रहेंगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसकी भूख कम हो जाती है, या तो ओवर ईटिंग करेगा, या तो कम खाएगा या तो बहुत, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब बहुत कम खाएगा, या ओवर ईटिंग या तो बहुत ज़्यादा खाएगा, दोनों कंडीशन में एक कंडीशन हो सकती है। जीआई सिम्टम की बात करें तो जीआई सिम्टम्स मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स होते हैं जैसे पेप्टाइडेशन मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो हृदय की गति है वो ज़्यादा काफ़ी तेज़ बढ़ जाएगी। एडिशनली पेशेंट लॉस इंटरेस्ट इन द सेक्स एंड कम्प्लीमेंट ऑफ लॉस ऑफ लिबिडो। इसके साथ साथ क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो सेक्स में या इंटरकोर्स में इंटरप्रेटेट नहीं कर पाता है, उसको उस इंटरकोर्स करने की इच्छा नहीं करती। लॉस ऑफ लिबिडो में डिजायरनेस ऑफ सेक्स होती है वो कम हो जाती है। डिप्रेशंस में भी अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल फंक्शन आल्सो। अब इंटेलेक्चुअल फंक्शन मतलब जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन की बात कर सकते हैं, जैसे हमें सोचने समझने की क्षमता है, किसी चीज़ कैलकुलेशन करने की क्षमता है, किसी चीज़ को क्रिएटिव करने की क्षमता है, वो भी हमारी अफेक्टेड होती है ड्यू टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल फंक्शन आल्सो। द पेशेंट फाइंड इट द डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट, थिंकिंग इज स्लो एंड मेमोरी इज इम्पेयर्ड। जो पेशेंट होता है वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, वो बहुत हल्के से सोच पाता है, ज़्यादा डीपली सोच नहीं पाएगा, उसकी मेमोरी भी इम्पेयर्ड हो जाती है। फर्दर द पेशेंट अपीयर कन्फ्यूज एंड इंटेसिव। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज दिखता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज दिखेगा, किसी चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर पाता। दे आर द नोटिवली सो इन इम्पेयरमेंट स्पीच। इसके अलावा हम ये भी दिखा गया कि जो पेशेंट डिप्रेशन के होते हैं वो बहुत स्लोली चलते हैं, साथ में जो उनकी स्पीच होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। द पेशेंट ऑफ मेजर डिप्रेशंस आर हाईली रिस्क ऑफ सुसाइड। और जो मेजर डिप्रेशन ज़्यादा पेशेंट हुआ होगा उससे सबसे ज़्यादा रिस्क होती है, वो सुसाइड करने के चांसेस उसके बन जाते हैं, उसके माइंड में थॉट आता है सुसाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी इसके इमोशनल सिम्टम्स की बात करी हमने, फंक्शनल सिम्टम की बात करी, और उसकी ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है यानी सीएनएस सिम्टम्स की क्या बात करी हमने। पहला पैराग्राफ जो था हमने उसमें देखा था इसके इमोशनल सिम्टम्स क्या थे, दूसरा पैराग्राफ हमने देखा था उसके क्या फंक्शनल यानी कि फिजिकल सिम्टम्स क्या थे, और थर्ड पैराग्राफ में क्या है उसके सीएनएस सिम्टम्स क्या होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिम्टम्स क्या अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, ये कैसी कंडीशंस डिप्रेशंस क्यों बनती है। A number of theory have been proposed to explain the basis pathogenesis of the depression। बहुत सारी थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं डिप्रेशन के लिए। इसमें आपका मोनोअमीन थ्योरी है, प्रेमिसिव हाइपोथेसिस है, और थ्योरीज ऑफ चेंजिंग रिसेप्टर सेंसिटिविटी है। तीनों थ्योरी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले बात करता हूँ मोनोअमीन थ्योरी को। मोनोअमीन थ्योरी क्या है? मोनोअमीन मतलब क्या है, जो आपके 5-HT है यानी कि 5-हाइड्रोक्सीग्लूटामाइन में आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसके अलावा नॉनोड्रीन है, ये सभी क्या होते हैं मोनोअमीन होते हैं। ठीक है,
दिस थ्योरी प्रपोज दैट डिप्रेशन इज कॉज बाय द फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ द मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। इस थ्योरी की वजह से क्या ये थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है कि हमारे ब्रेन में मोनोमीन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, उस वजह से क्या होता है कि ब्रेन में डिप्रेशन जैसी कंडीशंस बन जाती है। दिस सिम्टम्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द this theory originate from relationship between the known biochemical actions of some drug and chemicals on monoaminergic transmissions। ये थ्योरी ओरिजिनेट इस वजह से हुई है कि जो कुछ ड्रग हैं जो इन बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, यानी ये बायोकेमिकल रिएक्शन जो यानी कि वो ड्रग, ये थ्योरी ओरिजिनेट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द नोन बायोकेमिकल एक्शंस। बायोकेमिकल एक्शंस को बढ़ाने वाली कुछ ड्रग होती हैं, उनकी वजह से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मोनोअमीनो न्यूरोट्रांसमीटर है। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी आर गिवन बिलो। ये जो कुछ थ्योरी, ये जो हमारे मोनोअमीनो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के ये नीचे आपके कुछ एविडेंस दिए गए हैं। एविडेंस की बात करें तो पहला आपका आता है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर द फर्स्ट हाईली इफेक्टिव ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग जो यूज़ की जाती हैं वो आपके डिप्रेशन में बेसिकली क्या करते हैं, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती हैं। और मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम जब इनहिबिट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मोनोअमीन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन में बढ़ जाते हैं। सेकंड जो बी पॉइंट है, ट्राइसाइक्लिन एंटीडिप्रेसेंट आर द मोस्ट कॉमनली यूज इन डिप्रेशन एंड दे ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ नॉरेड्रेनालिन एंड 5-HT रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से जो आपका नॉरेड्रेनालिन और 5-HT रिलीज हो रहा है उसका रीअपटेक, उसका रीअब्जॉर्प्शंस को ये ब्लॉक कर देते हैं। रीअपटेक या रीअब्जॉर्प्शन जब ब्लॉक हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं मोनोअमीन, ये न्यूरॉन्स पे रिसेप्टर्स पे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। क्योंकि रीअब्जॉर्ब कौन कराता है, रीअपटेक नहीं हो पा रहे, रीअपटेक ट्राइसाइक्लिन एंटीडिप्रेसेंट ब्लॉक कर देंगी। और रीअपटेक जब ट्राइसाइक्लिन एंटीडिप्रेसेंट जब ब्लॉक कर रही हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो आपके द्वारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और रीअब्जॉर्ब ना होने के कारण ब्रेन में इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ट्राइसाइक्लिन एंटीडिप्रेसेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डिप्रेशन, दे ब्लॉक द रीअपटेक और नॉरेड्रेनालिन एंड 5-HT रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स से कंटिन्यू रिलीज होते रहेंगे, द्वारा रीअपटेक न्यूरॉन्स में नहीं होंगे। थर्ड इज द रेसरपिन डिप्लेट्स द मोनोअमीन फ्रॉम द न्यूरॉन्स एंड प्रोड्यूस डिप्रेशंस। और ये भी देखा गया कि रेसरपिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को एक डिप्लेट कर देते हैं, कम कर देते हैं और डिप्रेशन इंड्यूस करते हैं। यानी कि इन थ्योरी से एक्सप्लेन ये हो रहा है कि अगर मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि 5-HT और नॉरेड्रेनालिन दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर अगर हमारी ब्रेन में कंसंट्रेशन अच्छी बनी हुई है तो इस वजह से डिप्रेशन नहीं होगा। अगर ये डिफिशियंसी हुई जाएगी तो डिप्रेशन बन जाता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ नॉरेड्रेनालिन और 5-HT इन द न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशंस। ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि 5-HT और यानी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यानी 5-HT यानी सेरोटोनिन भी बोलते हैं इसको, और नॉरेड्रेनालिन की डिफिशियंसी अगर हमारे न्यूरॉन्स में हमारे ब्रेन में कम हो रही है, उसकी दोनों की डिफिशियंसी मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है कि डिप्रेशन जैसी कंडीशन बन रही है। ठीक है, अगर हम इनके दोनों के लेवल को बढ़ाते हैं, इनकी दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं किसी तरीके से, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाते हैं, चाहे 5-HT की बात करें या नॉरेड्रेनालिन की बात करें, तो एंटी डिप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, यहाँ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन बनी हुई है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर 5-HT और 5-HT एक मिनट जाइए, पेंसिल ले लेते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर हमारे ब्रेन के अंदर 5-HT और नॉरेड्रेनालिन कम हो जाते हैं तो कंडीशन कैसे बन जाती है, डिप्रेसिव कंडीशन यानी डिप्रेशन जैसी कंडीशन बन जाएगी, क्रोनिक पेन होगा। और जब हम एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग होने से क्या होता है कि 5-HT नॉरेड्रेनालिन क्या होते हैं, ब्रेन में बढ़ जाते हैं, और ब्रेन में बढ़ने के बाद क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि ये आपके डिप्रेशन ट्रीटमेंट में जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं उनको कम करने लगते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा जो 5-HT है, अगर 5-HT नॉरेड्रेनालिन अगर कम हो जाता है ब्रेन में तो वो डिप्रेशन इंड्यूस करते हैं, और 5-HT और नॉरेड्रेनालिन के अगर ब्रेन में हम बढ़ा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की हेल्प से, तो ये ब्रेन के डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा परमिसिव हाइपोथेसिस क्या है कि लो लेवल ऑफ 5-HT एंड नॉरेड्रेनालिन में कॉज डिप्रेशंस। ये देखा गया है कि अगर ब्रेन में 5-HT और नॉरेड्रेनालिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो डिप्रेशन इंड्यूस करते हैं,
अगर 5-HT नोरेड्रेनालिन बहुत ज़्यादा ब्रेन में ज़्यादा हो जाए तो मनिया यानी कि साइकोसिस की प्रॉब्लम होती है, वो साइकोसिस की प्रॉब्लम जैसी इंड्यूस करते हैं कि ब्रेन हमारा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और हाइपर एक्टिव हो जाने की वजह से क्या होती है, मनिया कंडीशन यानी कि एक साइकोसिस प्रॉब्लम यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स जिसे हम पागलपन कहते हैं वो क्रिएट हो जाता है। थर्ड क्या है, थ्योरी ऑफ चेंजिंग इन द रिसेप्टर सेंसिटिविटी। ये जब एक्सेप्टेबल थ्योरी जब सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी यही कही गई है कि रिसेप्टर सेंसिटिविटी के बारे में क्या है देखें। This theory proposed that long-term administration of antidepressant cause desensitization of noradrenaline-stimulated CMP synthesis and down-regulation of the receptors. These phenomena are actually responsible for the antidepressant effect. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम लॉन्ग टाइम तक एंटीडिप्रेसेंट तक दे रहे हैं, अगर एंटीडिप्रेसेंट तक हम लॉन्ग टाइम में देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नोरेड्रेनालिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और नोरेड्रेनालिन लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है न्यूरॉन्स में, तो उसके रिसेप्टर पे भी ज़्यादा टाइम तक नोरेड्रेनालिन अटैच रहेगा, क्योंकि नोरेड्रेनालिन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है कहाँ पर, रिसेप्टर के साइड पर, वहाँ से कम नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि जितनी भी एंटीडिप्रेसेंट तक देते हैं सब नोरेड्रेनालिन को लेवल को बढ़ाते हैं एट द नोरेड्रेनालिन रिसेप्टर इन द न्यूरॉन्स पे जो नोरेड्रेनालिन रिसेप्टर है वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे रिसेप्टर्स की जो डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है, रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊँ, अगर कोई व्यक्ति मीठा खाना पसंद करता है, उसको मैंने एक गुलाब जामुन खिलाया, दूसरा खिलाया, तीसरा खिलाया, चौथा खिलाया, पाँचवा खिलाया, कंटिन्यू उसको गुलाब जामुन वो खिलाता रहे, मीठा खिलाते रहे, तो एक बार क्या होगा, वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा, मतलब उसको अब खाने की इच्छा नहीं करेगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके डाउन रेगुलेशन हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ड्यू टू द हायर सिक्रेशन ऑफ द नोरेड्रेनालिन एंड 5-HT या फिर मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर जब हायर सिक्रेट हो रहे होते हैं रिसेप्टर्स पे, तो रिसेप्टर्स तो ज़्यादा क्वांटिटी में जब मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा पहुँच रहे होते हैं, चाहे 5-HT की बात करें या नोरेड्रेनालिन की बात करें, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउन रेगुलेशंस और डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है रिसेप्टर का, जिसकी वजह से एंटीडिप्रेसेंट इफेक्ट जनरेट होता है। दिस थ्योरी इंडिकेट द हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ एड्रेनर्जिक एंड 5-HT रिसेप्टर्स इंड्यूस डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स। ये भी आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे हम बात करें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करें या 5-HT रिसेप्टर की बात करें, जब वो हाइपर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लिए डिप्रेशन जैसी कंडीशन के लिए। अगर हम इनकी सेंसिटिविटी को डिसेंसिटाइज कर देते हैं, यानी कि इनकी सेंसिटिविटी को कम कर दें, डिसेंसिटाइज कर दें, तो हमें एंटी डिप्रेशन इफेक्ट मिलता है, यानी कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हो जाते हैं कम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा पैथोफिजियोलॉजी के लिए। तो पैथोफिजियोलॉजी हो गई, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हो गए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, और डिप्रेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन हो, उसके बारे में कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है किसी की ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।